वंस अगेन यू आर वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7। हम आज से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की या यूरोपियन की, वो भारत को किस तरह से सोचते थे कि ये जो भारत के लोग हैं, इनके एजुकेशन, जो इनका ट्रेडिशन, इनका कल्चर, वो आज के दौर में इट इज़ नॉट वेरी मच रिलेवेंट और दिस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यूरोपियन या ब्रिटेन वाले सोचते थे कि उनकी ये जिम्मेवारी है टू एजुकेट एजुकेटिंग दिस पीपल, इंडियन पीपल को एजुकेट करना है, इनको सिविलाइज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली वो सोचते थे वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस टाइम तो सब्जेक्ट बोला जा सकता है, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो हम सिविलाइज नहीं है। हमारी जो एजुकेशन है वो अपने आप में, जो एजुकेशन है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये उनका सोचना था। तो उन्होंने भारत के आपके रिसोर्सेज, आपके टेरिटोरियल ही कंट्रोल नहीं किया, क्षेत्र के ऊपर ही कब्जा नहीं किया, आपके रेवेन्यू ही को नहीं लूटा, आपके कल्चर, आपके सिविलाइजेशन, उसको भी वो ख़त्म करना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो ब्रिटेन से इंग्लिश में दोस्त हु केम टू इंडिया देयर प्राइमरी पर्पस वाज ओनली दैट, ठीक है ना। सभी ऐसे नहीं थे कि जो हमारे एजुकेशन का जो तरीका था, हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन की शिक्षाएं, उसको नष्ट करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर द डोमिनेटिंग पीपल, ठीक है ना। जो ऐसा सोचते थे वो डोमिनेट कर रहे थे इंग्लिश सोसाइटी में। अल्टीमेटली हुआ वही जो वो चाहते थे। पहले हम बात करेंगे जो ऐसे लोग थे जो हमारे आपकी एजुकेशन, आपका धर्म, आपकी शिक्षा, आपकी सभ्यता, जिसको इम्पोर्टेंस देना चाहते थे। और उनका कहना था कि जो भारत का अर्थमेटिक है, आपके संस्कृत लैंग्वेज है, आपके ट्रेडिशन है, आपका कल्चर है, वो अपने आप में, वो बात कर रहे थे पुराने कल्चर की, वो काफ़ी गौरवपूर्ण है और वो खुद सीखना चाहते थे, ठीक है ना। और उन्होंने इनके हमारे पूरे कल्चर को दोबारा से गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने रिवाइव भी की हमारे एजुकेशन पॉलिसीज को। उन्होंने अरबिक को ज़्यादा और उसका एक्सपेंशन करने के लिए अरबिक लैंग्वेज, जो बेसिकली मुस्लिम्स का लैंग्वेज है, उसका बढ़ाने के लिए दे आल्सो एस्टैब्लिश द कॉलेज इन कोलकाता, ठीक है ना। साथ ही साथ बनारस के अंदर एक हिंदू कॉलेज वाज आल्सो एस्टैब्लिश, ठीक है, वो संस्कृत की लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। बट ऐसी सोच वाले बहुत कम लोग थे, मैंने बात किया, लेकिन ज़्यादा जो सोच थी वो ऐसे थे कि दिस एजुकेशन सिस्टम, देयर कल्चर इज ऑब्सोलीट, ठीक है ना, ये खत्म हो चुका है, ये पुराना है। आज इन टुडेज सोसाइटी इट इज नॉट रिलेवेंट, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आज के समाज के अंदर। एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू गिव द एजुकेशन इन द इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। अब ये ओरिएंटल जो बातें हैं वो नहीं चलने वाली है, इनकी जो लोकल संस्कृति और सभ्यता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे के वी शुड बी प्रैक्टिकल। मैं बात कर रहा हूँ जो ब्रिटेन से आए थे वो सोच रहे थे वी शुड बी प्रैक्टिकल एंड वी शुड गिव द एजुकेशन ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग इनटू द वेस्टर्न कंट्रीज। वो हमको ईस्टर्न बोलते थे और अपने आप को वेस्टर्न, ठीक है ना। तो वेस्टर्न का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो उसके बाद में ऑब्वियसली डोमिनेट करेगी, क्योंकि वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और आपकी एजुकेशन, कल्चर, सभ्यता, वो सब कुछ डिक्लाइन करेगी। ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेसिक फंडा क्या है। तो ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली द टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, हमारी टेरिटोरी के ऊपर ही विजन ही प्राप्त करना चाहते थे, एंड कंट्रोल ओवर द रेवेन्यूज, हमारे रेवेन्यूज
को कंट्रोल करके दे वर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ना, जो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे, बट आल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन। इसके साथ साथ में वो सोचते थे कि उनका एक मिशन है कल्चर का भी, भारत के कल्चर को खत्म करना और अपना कल्चर यहाँ पर स्थापित करना। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पीपल, ठीक है ना, एंड हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स। यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना है। उनका सोचना था दीज पीपल आर अनसिविलाइज्ड, ठीक है ना, हमारे बारे में सोचते थे। लेकिन हम बात करते हैं देयर वर द गुड पीपल, सम कुछ अच्छे लोग भी थे। हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, ब्रिटिश हमारी एजुकेशन को किस रूप में देख रहे थे, हमारी जो एजुकेशन है और क्या चाहते थे, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कुछ अच्छे लोग जिनमें हम बात करेंगे, दो की चाहे बात करें हम थॉमस कोलब्रुक की बात करेंगे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, या फिर आप विलियम जॉन की बात करेंगे। विलियम जॉन 1783 में भारत में आते हैं एंड कोलकाता के अंदर पहुंचते हैं। ही हु वाज अ लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब वो काफी भाषाएं जानते थे, ठीक है ना। एट कोलकाता ही स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत। अब भाषाओं के उनको शौक है, मैं बात कर रहा हूँ विलियम जॉन की, उनको शौक था, तो यहाँ पर आते ही उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर और पोइट्री के जानने की कोशिश की। और उसके लिए उन्होंने जो स्कॉलर्स है भारत में, जो संस्कृत जानने वाले हैं, उर्दू के जानकार हैं और हिंदू धर्म के जानकार हैं, उन लोगों से उन्होंने दोस्ती की और उनसे वो सीखना शुरू कर चुके थे। सून ही वाज स्टडीइंग एंशिएंट टेक्स्ट, हमारे प्राचीन बुक्स हैं उनको पढ़ रहे थे, कानूनों के बारे में जान रहे थे, हमारे फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थमेटिक और मेडिसिन एंड द साइंस, ठीक है, जो हमारी भारतीय लैंग्वेज में द बुक विच वर रिटन इन द इंडियन लैंग्वेजेस से अरबी, इन उर्दू और हिंदी, संस्कृत, तो उनके बारे में ही वाज गेटिंग द फुल नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स, राइट। तो इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड द नाथानिएल हॉलैंड वर आल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट लैंग्वेज। अकेले नहीं थे, इनके साथ में थॉमस कोलब्रुक भी थे, नाथानिएल भी थे, वो सभी हमारी एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में रिसर्च करने में दे वर इन्वॉल्व्ड एंड दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नोइंग अबाउट द फैक्ट about our education system, arithmetic, science, morality और इसके साथ ही philosophy, religion, the politics, सबके बारे में वो जानना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूँ जो इनिशियली 1783 में जो इंग्लिशमैन आए थे, ठीक है ना, they were very much influenced with the tradition, the culture of the India which was prevalent at that time और उससे पहले जो भी था, right? और उनके प्रयास से इन 1781 मदरसा वाज एस्टैब्लिश फॉर द अरबी नॉलेज, अरबी नॉलेज के लिए स्टडी ऑफ द अरबी। कोलकाता के अंदर ए मदरसा वाज एस्टैब्लिश। मदरसा का मतलब आप जहां पर उर्दू या अरबी की लैंग्वेज की शिक्षा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मदरसा। उसके 10 साल बाद 1791 में, जैसा कि मैंने बताया, हिंदू कॉलेज वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन बनारस। बनारस में उन्होंने हिंदू कॉलेज खोल दिया, यानी कि संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया। जो इनिशियली जो आए थे, थॉमस कोलब्रुक की बात करें, हेनरी थॉमस कोलब्रुक या फिर विलियम जॉन्स की बात करते हैं, लेकिन हमें तो कुछ और लोग परेशान कर रहे थे, उनके बारे में बात करें, वो कौन थे। तो ग्रेव इरस ऑफ द ईस्ट, अब ये दीज आर द पीपल हु स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग आवर इंडियन वे ऑफ लाइफ, जैसा हम भारत में जीवन जी रहे थे, उनके बारे में बात करना जरूरी है, बिकॉज वो दीज पीपल वर द डोमिनेटिंग फैक्टर इन द इंग्लिश सोसाइटी, और उन्होंने जो चाहा वही हुआ भारत में। अर्ली 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट। अब इनको आप ओरिएंटलिस्ट बोल सकते हो, जो विलियम जॉन की बात कर सकते हो आप, ठीक है ना, और या फिर थॉमस कोलब्रुक की बात कर सकते हो, ठीक है ना, जो स्कॉलर्स थे तो भारत की एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे। इनके बारे में नाउ दीज पीपल जो अभी बाद में आए हैं, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो,
आप कहाँ पे लगे हो, क्यों इनकी लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है, यू स्टार्ट हेयर द इंग्लिश, ठीक है ना, और द एडवांसमेंट इन द, इनको ऐसी बुक पढ़ाइए जिससे कि सो दे एबल टू गेट द नॉलेज अबाउट द साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है ना, जो वेस्टर्न में एडवांसमेंट इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल, ठीक है ना। और दे बिगेन टू क्रिटिसाइज आवर इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रेडिशन कल्चर, द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ द एरर्स। उनका सोचना था जो ईस्ट की नॉलेज है दैट इज फुल ऑफ द एरर, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और इससे इंडिया का भला नहीं होने वाला है, दैट इज व्हाट दे वर थिंकिंग, राइट। तो इसमें बेसिकली जेम्स मिल और हम दूसरा नाम ले सकते हैं, जेम्स मिल के साथ में मैकाले का नाम ले सकते हैं। ये दो लोग थे जो काफी नहीं चाहते थे भारत के ट्रेडिशन और कल्चर को डेवलप करना, फलता फूलता नहीं देखना चाहते थे और ये कामयाब भी हुए अल्टीमेटली। जेम्स मिल्स की बात करें तो उनका कहना था एम ऑफ एजुकेशन आउट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड द प्रैक्टिकल। वो कहते थे कि एजुकेशन का एम वो होना चाहिए दैट व्हाट वाज यूजफुल एंड द प्रैक्टिकल, जो यूजफुल है जिसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जा सके। जेम्स मिल्स ऐसा बोलते थे और वो कहते थे कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच इज गोइंग ऑन इन द वेस्टर्न यूरोप पार्ट ऑफ द यूरोप इन द वेस्टर्न, ठीक है ना, वो वाली सारी एजुकेशन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड हियर, दैट पॉलिसी विच इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना, वो सब कुछ शुरू करा जाना चाहिए। मैकाले वाज द सेकंड पर्सन हु गेव इंपॉर्टेंस टू नीड द टीच इंग्लिश एजुकेशन। अब मैकाले आगे श्रीमान, दैट इज वन ऑफ द इंग्लिशमैन हु केम टू द लैंड ऑफ इंडिया और उनका ये कहना था कि भाई ये बंद करो, स्टॉप ऑल दिस प्रैक्टिसेस हैं and start the education of English education or make it compulsory in all higher education system, ठीक है ना, स्कूल कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश शुड बी द कंपल्सरी द लैंग्वेज ऑफ द मीडियम। और इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी उनके एफर्ट से 1835 में एक एजुकेशन एक्ट आया जिसमें इंग्लिश को ही हमारे देश में कंपल्सरी कर दिया गया, राइट। तो हम दोनों के इसमें हमने इनिशियली बात की कि देयर वर 2 or 3 पीपल्स जो प्रयास कर रहे थे भारत की सभ्यता और संस्कृति फले फूले, उनकी शौर्यता की प्रशंसा कर रहे थे, हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को देख के दे वर वेरी हैप्पी। बट उसके बाद में अर्ली 19th सेंचुरी में जेम्स मिल्स की बात करें जो बेसिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट भारत में डेवलप करना चाहते थे और वो चाहते थे कि भाई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन होना चाहिए जो प्रैक्टिकल है, जिससे कुछ किया जा सकता है। तो बेसिकली इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड वेयर आवर डाउनफॉल ऑफ आवर ट्रेडिशन कल्चर, ऑल दिस हैज बीन स्टार्टेड विद दिस, ठीक है ना। अगेन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द मैकाले हु वाज द पर्सन हु हैज इम्प्लीमेंटेड and started the English, who made the English compulsory into the higher education system। तो ये देख सकते हो आप इसके बारे में जो आज और उससे आगे भी हम बात करने वाले हैं, हाउ आगे चल के क्या कुछ होता है। बेसिकली ये तो हमें पता लग ही गया इस चैप्टर के शुरुआत से ही कि अब हमारे जो देश का कल्चर और एजुकेशन है ग्रेजुअली इट्स इन्फ्लुएंस स्टार्ट डिक्रीजिंग इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ कल इनफैक्ट हम लाइव क्लास में मिलने वाले हैं आपसे। स्टे होम, स्टे सेफ, तब तक जब तक कि स्कूल आप आना स्टार्ट ना कर दें। थैंक यू। उसके बाद में सेफ तो रहना है लेकिन स्टे होम नहीं रहना है, स्कूल आना है। बाय।